Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. अभी तक हमने जितना क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है उतना आपको समझ में आया? क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्यों हम उसको यूज़ करते हैं। और कल जो हमने कुछ टाइप्स की बात की थी, एक फिक्स लोकेशनल क्लासिफिकेशन स्कीम और रिलेटिव लोकेशन क्लासिफिकेशन स्कीम, ठीक है। और उसके अंदर में हमने अलग अलग कुछ क्लासिफिकेशन स्कीम्स के बारे में जाना था, उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक्स हमने उसके बारे में जाना था। तो इतना आपको समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरी? नो क्वेरी? हाँ सर। ओके, तो ठीक है। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो टॉपिक थोड़ा और ज़्यादा टेक्निकल है, दैट इज पोस्टुलेशनल अप्रोच। शायद एक क्लास में कंप्लीट होगा, नहीं होगा मुझे नहीं पता। देखते हैं, पूरा ट्राई करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक क्लास नहीं तो 2 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक है वो थोड़ा टेक्निकल है कि क्लासिफिकेशन स्कीम कैसे बनती है, उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं, वो सब चीज़ें हम थोड़ा सीखेंगे आज। और ये जो यूनिट है ये 223 का 3rd यूनिट है। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. ठीक है। तो आज जो हम यूनिट ले रहे हैं वो है पोस्टुलेशनल अप्रोच, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स का मतलब होता है एक प्रोसेस, एक रूल, एक सेट ऑफ रूल्स, ठीक है, जिसको यूज करके हम किसी भी काम को करते हैं, ठीक है। और जो क्लासिफिकेशन है उसमें पोस्टुलेट्स होते हैं, कैनन्स होते हैं, रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें क्लासिफिकेशन, अगर हम कोई स्कीम बना रहे हैं तो उसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की जो स्कीम है वो 3 लेवल पे डेवलप होती है, 3 लेवल पे वो स्कीम बनती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट जो है होता है उसमें वो होता है आइडिया प्लान, ठीक है। फर्स्ट जो होता है वो आइडिया प्लेन होता है। उसके बाद की जो स्टेप होती है वो वर्बल प्लेन होती है। और उसके बाद की जो स्टेप होती है वो होती है नोटेशनल प्लेन, ठीक है। तो कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम अगर आपको बनाना है, अगर आप वो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो हमें ये 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होगा, 3 प्लेन्स को एक्चुअली फॉलो करना होगा। तो क्या Good होता है? evening, sir. हम यस, तो 3 प्लेन के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो जो मॉडर्न लाइब्रेरी क्लासिफिकेशंस हैं वो जैसे हमने कल पढ़ा था कि 1876 के बाद शुरू हुई थी। और फर्स्ट जो थी वो थी डीडीसी। तो initial classification systems such as DDC, UDC and LCC were developed without much theory to guide the technical work। तो पहली जो क्लासिफिकेशन स्कीम्स जो ये थी, ये सारी डेवलप हुई थी, लेकिन इसके पीछे की जो थियोरी थी उसको कैसे डेवलप किया गया, उसके अंदर क्या क्या रूल्स लिए गए, कौन सी प्रोसेस फॉलो की गई, वो सारी चीज़ें लोगों के सामने नहीं आई थी। लाइब्रेरी प्रोफेशनल के सामने वो चीज़ें नहीं थी, उनके सामने केवल एंड प्रोडक्ट था। क्लासिफिकेशन डिज़ाइन classification design was the field of few genius who were guided mostly their intuition and flair, ठीक है। तो जो क्लासिफिकेशन का जो डिज़ाइन थी वो कुछ लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे थे और वो भी उनके इंट्यूशन के ऊपर, उनकी जितनी कैपेबिलिटीज थी उसको यूज करके वो अपनी थ्योरी बना रहे थे। लेकिन वो भी जो पब्लिश्ड फॉर्म में थी वो नहीं थी। जैसे WCB शेयर्स a respected teacher of a university college London derived theory of classification in the form of canon
in his famous book। ठीक है, तो सबसे पहले कौन लाए? WCB सेयर्स थे जिन्होंने कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, थियरी ऑफ क्लासिफिकेशन को कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन के रूप में वो लेके आए। उसके अलावा जो रिसर्चर्स थे वो उनमें थे EW हलमे एंड EC रिचर्डसन ऑफ USA। उन्होंने भी क्लासिफिकेशन की जो थियरी है उसके ऊपर वर्क किया। देयर वर्क ऑन द थियरी ऑफ क्लासिफिकेशन वाज मोस्टली डिस्क्रिप्टिव ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम्स। और उनकी जो थियरी थी वो किसके ऊपर आधारित थी? जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की, उसके ऊपर उनकी थियरी बेस्ड थी। देन कम H.E. ब्लिस। उसके बाद H.E. ब्लिस आए, a par excellence philosopher and designer of classification. He spent his life in designing his classification entitled as bibliographical classification. उन्होंने अपनी लाइफ में एक अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई जिसको बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। बट prior to that he developed deep and long into theoretical foundation of library classification based on the empirical foundation of knowledge and its organization in his two famous books। लेकिन उस जो उनकी क्लासिफिकेशन स्कीम आई थी बिब्लियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, उससे पहले उन्होंने थियरी पे बहुत वर्क किया और उन्होंने उस थियरी को अपनी बुक के जरिए पब्लिश भी किया। और उनकी जो 2 बुक थी वो थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सिस्टम ऑफ साइंस, और दूसरी जो बुक थी वो थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू द बुक्स इन लाइब्रेरीज। और ये जो बुक थी सेकेंड वाली, ये 2 एडिशन में पब्लिश हुई थी। Bliss formulated many canons and principles of classification to guide the designing of classification, but that was a phase of descriptive theory। लेकिन वो भी जो थी वो डिस्क्रिप्टिव थियरी थी जो उन्होंने दी थी, उसका एप्लीकेशन वहां पे कम था क्योंकि उन्होंने अपनी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है वो इसके बाद पब्लिश हुई थी, इनकी बुक के बाद। देन आया, उसके बाद क्या आया? पोस्टुलेशनल अप्रोच। पोस्टुलेशनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? पोस्टुलेशनल अप्रोच मींस गोइंग अबाउट द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन मेकिंग बाय प्रीमेडिटेड थियरी इन फॉर्म ऑफ लॉज, कैनन्स, प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स। तो ये सारे कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। ये जैसे लॉ है, कैनन है, प्रिंसिपल्स एंड पोस्टुलेट्स, इनका मीनिंग लगभग सेम होता है लेकिन उनके लिए अलग अलग टर्म्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ठीक है, बहुत माइन्यूट उसमें आपको डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज ऑल आर सेम, ऑल आर लॉज, ऑल आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन स्कीम हम कैसे बनाते हैं ये सब उसके बारे में है। सर यस सर, डिस्क्रिप्टिव क्या है? डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव जो डिस्क्रिप्शन देती है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, उस थियरी का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्टिव थियरी मतलब जो किसी भी चीज को पूरी तरह से एलैबोरेट करती है ना, आपको पूरी तरह से समझाएंगे लेकिन प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकली। ओके, बड़ौदा सेंटर के एक भी नहीं ज्वाइन किए। बड़ौदा सेंटर के स्टूडेंट्स को ज्यादा नॉलेज है, उनको आता है, होंगे कुछ, हमें नहीं पता शायद। मैंने देखा अभी एक भी नहीं। कोई है बड़ौदा सेंटर का? ओके, ठीक है। चलो, तो ये जो रूल्स हैं, कैनन्स, लॉ, प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट्स, इनको जो इनके ऊपर जिन्होंने काम किया था उनका नाम था डॉक्टर SR रंगनाथन। और इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई थी जिसका नाम है कॉलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, फर्स्ट एडिशन इनका 1924 में पब्लिश हुआ, उसके बाद 1928 में, 1933 में, और लास्ट जो एडिशन था वो 1960s में पब्लिश हुआ। आयरोनिकली ही डिड इट विदाउट फॉर्मुलेटिंग एनी थियरी। उन्होंने बनाई लेकिन उस समय जब उन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई उस समय कोई भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड उसका नहीं था। ठीक है, उन्होंने जो वो WCB सेयर्स के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उनसे कैनन सीखे, उन्होंने कुछ रूल्स
सीखे कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अगर बनाना है तो कैसे वर्कआउट करना है, ठीक है। तो उसके आधार पर उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई, लेकिन उन्होंने तब तक कोई थियोरेटिकल बुक या क्लासिफिकेशन की कोई थियोरी प्रोड्यूस नहीं की थी। आफ्टर ही पब्लिश्ड हिज सीसी इन 1933, रंगनाथन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द थियोरी बिहाइंड इट that lays in his unconscious mind while designing the CC। तो उनका जो 1933 वाला जो एडिशन था सीसी का वो पब्लिश हुआ। उसके बाद रंगनाथन ने सोचा कि इसकी जो थियरी है जिसके ऊपर मैंने ये क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई है उसके बारे में हम कुछ काम कर सकते हैं। That theory goes so comprehensive and objective that it become the theory of classification in general। और उसके बाद जो उन्होंने क्लासिफिकेशन की थियरी प्रोड्यूस की, जो बुक उन्होंने लिखी वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थी, यानी इतनी ज़्यादा विस्तृत थी कि वो क्लासिफिकेशन की थियरी इन जनरल उसको कंसिडर किया गया। ही फॉर्मुलेटेड ऑब्जेक्टिव इवन मैकेनिकल मेथड टू डिजाइन अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। उन्होंने पूरा एक सिस्टम प्रोवाइड किया कि अगर कोई उनकी बुक, कोई अगर व्यक्ति अगर क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाने में इंटरेस्टेड है और उसको एक थ्योरेटिकल बैकग्राउंड चाहिए तो उनकी बुक जो है कैनन ऑफ क्लासिफिकेशन वो इनफ होगी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम द 5 लॉज ही फॉर्मुलेटेड 55 कैनन्स, 22 प्रिंसिपल्स, 13 पोस्टुलेट्स एंड 10 डिवाइसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लास नंबर एंड फॉर इवोल्यूशन ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम। तो उन्होंने ये सारे वहां पे डिवाइसेस बनाए जिसमें 55 कैनन्स थे, प्रिंसिपल्स थे, 13 पोस्टुलेट्स थे और 10 डिवाइसेस थी। और इन सब का यूज करके उन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई। सर कैनन्स क्या? कैनन्स ये सारे मैंने कहा ना रूल्स होते हैं। कैनन का मतलब भी रूल है। इसको पढ़ के कंफ्यूज मत होइए कि कैनन मतलब क्या। कैनन मतलब रूल्स या लॉज, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, ठीक है। डिवाइसेस मतलब कुछ डिवाइसेस बनाई गई है जिसका यूज हम क्लासिफिकेशन स्कीम में करते हैं। पोस्टुलेट्स नियम, ठीक है। फॉर दिस ही डिवाइडेड द होल वर्क इनटू 3 प्लान्स ऑफ वर्क, नेमली आइडिया प्लेन, वर्बल प्लेन एंड नोटेशनल प्लेन। और इन सभी को सर कैनन तो किसी का नाम था ना सर, उसी के रूल को अपनाया गया। कैनन का मतलब रूल है एक्चुअली। इसके बाद क्या कह रहे हैं आप? किसी का नाम है, व्यक्ति का? जी जैसे रंगनाथन का अपना एक लॉ था, कैनन का भी एक लॉ नियम था। कैनन नियम को ही कहा गया है, रूल्स को, ठीक है। कैनन मीन्स रूल्स या प्रिंसिपल्स या लॉ, ठीक है। तो कैनन किसी का नाम था, ये मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा है, लेकिन आपने बोला है तो आई चेक। लेकिन मैंने अभी तक ये पढ़ा नहीं है ऐसा कि कैनन किसी का नाम था, नहीं था शायद, बट स्टिल आई विल कंफर्म, ठीक है। तो ये जितना भी वर्क उन्होंने किया था, जो 55 कैनन्स थे, 22 प्रिंसिपल्स थे एंड पोस्टुलेट्स थे एंड डिवाइसेस थी, इन सभी को उन्होंने क्या किया? 3 भागों में विभाजित कर दिया। 3 भागों में उन्होंने डिवाइड किया। पहला था आइडिया प्लेन। सर लेकिन ये लाइन पढ़िए, ये लाइन में फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन में पढ़िए आप। हाँ। कि postulation laws canons principle and postulates when Raghunath designed his column classification between, यानी उसकी क्लासिफिकेशन को उन्होंने विस्तारित रूप दिया कैनन की, उसके ऊपर लिखी। हाँ। सर हिज लिखा हुआ, यानी कोई आदमी था ये। हाँ सर, जैसे कैनन है ना यहाँ, कैनन प्रिंसिपल एंड पोस्टुलेट व्हेन रंगनाथन डिजाइन हिज कॉलम, यानी उसी का डुप्लीकेट बनाया क्लॉज का, लेकिन विस्तारित कैनन और कॉलन दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। उन्होंने उनकी कॉलन क्लासिफिकेशन बनाई और ये कैनन लिखा हुआ, ये कैनन है और ये कॉलन है। वो नहीं सर बोल रहे, कॉलन मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन मतलब उन्हीं का डुप्लीकेट बनाया। नहीं, कॉलन अलग है। कॉलन क्लासिफिकेशन उन्होंने जब बनाई तो वो अपने उसके पीछे जो भी थियरी थी वो उनके अनकॉन्शियस माइंड में थी, वो उनके दिमाग में थी, उन्होंने उसको कहीं भी राइट अप नहीं किया था। और जो कैनन्स हैं, कुछ कैनन्स पे वर्क किया गया था,
कैनन इनिशियली रंगनाथन ने नहीं बनाए थे, कैनन WCB सेयर्स ने बनाए थे, ठीक है, लेकिन सारे कैनन उन्होंने नहीं बनाए थे। तो उसके ऊपर जो भी हमने बात की, ब्लीस ने कुछ कैनन्स बनाए थे, WCB सेयर्स ने बनाए थे, तो कुछ थियोरिटिकल वर्क हुआ था, लेकिन तब तक कंप्लीट वर्क नहीं मिला था थियोरिटिकल। लेकिन रंगनाथन ने जो अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन बनाई, वो कॉलन क्लासिफिकेशन भी उन्होंने उन कैनन्स के आधार पे बनाई थी, उन कैनन्स का भी यूज उन्होंने किया था। लेकिन ये हम नहीं कह सकते कि केवल उन्हीं कैनन्स पे बनाई थी जो WCB सेयर्स ने बनाए थे, ठीक है। WCB सेयर्स ने भी कुछ कैनन्स बनाए थे, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला भी, ठीक है। तो उन्होंने जब अपनी कॉलन क्लासिफिकेशन बनाई तो उसके अंदर बहुत सारे उन्होंने कैनन्स यूज किए, प्रिंसिपल्स यूज किए, अपने लॉज यूज किए, लेकिन उसको उन्होंने कहीं भी लिखा नहीं था, ठीक है। तो उसका जो थर्ड एडिशन कॉलन क्लासिफिकेशन का पब्लिश हुआ, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसकी हम थ्योरी भी लिखें, थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन हमें इसका चाहिए। उसके बाद उन्होंने थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन को जो है लिखने के बारे में सोचा, और उसके बाद उन्होंने जो एक बुक है उनकी, प्रोलेगोमेना ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन, ठीक है, वो उन्होंने पब्लिश की, और वो इतनी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव या विस्तृत थी कि उसे जनरल थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन मान लिया गया था, ठीक है। तो कैनन यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति का नाम है, मुझे लगा आपको शायद आपने कहीं पढ़ा होगा, तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि वो किसी व्यक्ति का नाम था। कैनन व्यक्ति का नाम नहीं है, रूल्स हैं। सर ये प्रीमिडिएटेड थ्योरी, मीनाक्षी आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं आ रही एक्चुअली, आप अपना साउंड सर सिस्टम ये थोड़ा चेक कीजिए, मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई क्वेरी है तो या तो आप लिख दीजिए, फिर से बोलिए एक बार, अगर मुझे समझ में आता है तो मैं आंसर कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर, हेलो हाँ बोलिए। सर, मैं ये कह रही थी सर, ये जो प्रीमिडिएटेड थ्योरी है ये, तो सर इसका एक बार बता दो इसके बारे में। कौन सी? यही सर पोस्टुलेशन में, इन दी फॉर्म ऑफ लॉ, कैनन, हाँ प्रिंसिपल एंड यही हम पोस्टुलेशन। पढ़ रहे हैं, यही हम पढ़ रहे हैं, ये तो अभी हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि क्लासिफिकेशन, ये जो थियोरी है, इस थियोरी का जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी, ठीक है, पहले किसने की थी, बाद में किसने शुरुआत की, है ना। तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में, जो है आइडिया प्लेन भी हम पढ़ेंगे, और ये कैनन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरी थियरी, रंगनाथन की पूरी थियरी जो है क्लासिफिकेशन की, वो 3 भागों में बटी हुई है। एक आइडिया प्लेन, दूसरा नोटेशनल प्लेन, वर्बल प्लेन, और थर्ड है नोटेशनल प्लेन। अगर इसको मैं आपको तीनों चीजों को अगर शॉर्ट में मैं समझाऊं, तो आइडिया प्लेन, देखिए कोई भी थियरी या कोई भी हम वर्क करते हैं, है ना, कोई भी हम वर्क करते हैं तो हम सबसे पहले उस चीज का जो आइडिया होता है वो हमारे माइंड में आता है, ठीक है, हम सोचते हैं उसको, हाँ वो अभी तक कहीं अस्तित्व में नहीं होता, वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो आइडिया प्लेन में वो सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, वो जो हमारे विचार हैं वो हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं, उसके ऊपर कुछ वर्कआउट नहीं किया गया होता है ना, उसके बारे में केवल सोचा गया होता है, ठीक है। दूसरा जो है वर्बल प्लेन, तो वर्बल प्लेन में हर चीजों को फॉर्मल थ्योरेटिकल रूप दिया जाता है ना, कि आप कौन सा काम कैसे करेंगे, उसके बारे में आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीजें आती है वर्बल प्लेन में। और नोटेशनल प्लेन में जो क्लासिफिकेशन के सब्जेक्ट्स हैं, उन हर चीजों के बारे में आप कुछ ना कुछ सिंबलाइज करेंगे उसको किसी नोटेशन के थ्रू, तो उसे कहते हैं नोटेशनल प्लेन। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे वो है आइडिया प्लेन। तो आइडिया प्लेन इज द plane of foremost importance, where the core intellectual work is done. Mostly the work here pertains to the choice of model, defining the subject, its scope, and source of terms and concept. Core classificatory work of the choice of the characteristics and order of their application to produce categories of concept is
कॉल्ड फेसेट्स एंड आइसोलेट्स। ठीक है, तो ये जो प्लेन है आइडिया प्लेन, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेन है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क जो होता है माइंड आइडिया प्लेन में ही होता है। सबसे ज्यादा सोचना होता है कि आप कैसे जो टर्म्स है उनको सिलेक्ट करोगे, उनको सेग्रीगेट कैसे करोगे, उनको कैसे इस तरह से चूज करोगे कि वो डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, और वो एक यूनिक टर्म बन के रहे। तो और ये जो सारे टर्म्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को हम कहते हैं फेसेट्स और आइसोलेट्स। ठीक है, फर्दर इट इज टू अरेंज द आइसोलेट इनटू एरेज एंड चेन्स। रंगनाथन हैज गिवन 5 सेट ऑफ कैनन्स फॉर दिस वर्क इन आइडिया प्लेन। और उसके बाद जो आइसोलेट हमारे पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो उन आइसोलेट को फिर आपको अरेंज भी करना होता है। तो वो आइसोलेट या तो एरे फॉर्म में अरेंज होते हैं या तो चेन फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, और इस प्लेन के अंदर रंगनाथन ने 5 कैनन, जो उन्होंने 55 कैनन्स बनाए थे, उनमें से 5 कैनन्स इस प्लेन में असाइन किए हैं। उसके सब पार्ट्स भी हैं वैसे। तो ये कैनन है, फर्स्ट कैनन है यहाँ पे कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा है कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड है कैनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरे ऑफ क्लासेस, कैनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस, देन कैनन ऑफ फिलिएटरी सीक्वेंस। ठीक है, तो ये 5 कैनन्स यहाँ पे है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, अगर आपको क्लासिफिकेशन स्कीम बनाना है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना होगा? अगर क्लासिफिकेशन स्कीम बनाना है, आपको कोई एक स्कीम बनाना है जिसके थ्रू चीजें डिफरेंशिएट होगी, है ना। कॉन्सेप्ट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आप डिफरेंशिएट करोगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के डिवीजन होंगे, कौन कौन से सब डिविजन्स होंगे। तो सबसे पहले आपको टर्म्स इकट्ठा करने होंगे, है ना। उन टर्म्स को उनके सब्जेक्ट वाइज आपको आइडेंटिटी देनी होगी। ठीक है, और टर्म्स इकट्ठा करने के लिए आपको डिसाइड करना होगा कि टर्म्स आप कैसे कलेक्ट करेंगे। तो उसी के लिए ये फर्स्ट कैनन है, कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये हमें ये बताएगा कि हम जो टर्म्स है, जितने भी यानी आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम कैसे कलेक्ट करेंगे। द टर्म्स आर कलेक्टेड ऑन स्मॉल स्लिप फ्रॉम द आइडेंटिफाइड स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ द सब्जेक्ट। कहाँ से कलेक्ट करेंगे? एक स्टैंडर्ड सोर्स ऑफ द सब्जेक्ट आपको चूज करना पड़ेगा, वहां से आप ये सारे सब्जेक्ट्स को जो है वो आप चूज करोगे। The mass of term is broken into smaller group called facet of the subject by choosing suitable characteristics। और जो वो ग्रुप है उनको आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बनाओगे, है ना। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, वो छोटे छोटे ग्रुप्स में आप इकट्ठा करोगे, और वो उन ग्रुप को क्या कहते हैं? फैसेट्स कहते हैं। ठीक है, A characteristic is an attribute to divide a group into smaller group। अब आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, उनको आपको अगर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना है तो आपको कोई ना कोई रूल अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो रूल होगा वो क्या होगा? रूल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आपको चूज करना होगा कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को हम यूज करके जो सब्जेक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, हम उन्हें अलग करेंगे, डिवाइड करेंगे। इट इज सॉर्ट ऑफ हैमर, इट इज द बेसिस ऑफ डिवीजन। The choice of characteristics amongst many attributes of an entity is vital and momentous। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिसाइड आपको ये करना है कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक आप चूज करोगे, क्योंकि आप कोई कॉन्सेप्ट है, कोई टर्म है, तो उसका तो आपको बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक या कौन सा एट्रीब्यूट आप सिलेक्ट करोगे जो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम को सही तरीके से आगे बढ़ाए। The ultimate quality of the final classification will depend very much on the chosen characteristics। The 3 canon of characteristics are
कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी, कैनन ऑफ परमानेंस। ठीक है, तो यानी सबसे पहले जो कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर भी 3 कैनन है। ठीक है, 3 कैनन है, कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी एंड कैनन ऑफ परमानेंस, जिसके आधार पे आप क्या कर सकते हो, इन कैनन्स को अगर आप ध्यान में रखते हो या इन प्रिंसिपल्स को, लॉस को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप उन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट कैनन जो है कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन। द कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी चूज should be able to divide the group into at least 2 subgroup। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है कि कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, आपके पास जो भी टर्म्स हैं आपको ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करना है जो आपके सारे सब्जेक्ट्स को कम से कम 2 भागों में बांटने के लिए बांट सके, उन सब्जेक्ट्स को आप 2 भागों में बांट सकें। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ एंटिटीज कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड और डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल। ठीक है, तो कोई भी ग्रुप या एंटिटी अगर उसे हम किसी भी ग्रुप के अंदर, और आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करना है वो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करना है कि उसी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फिर से यूज ना कर पाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ व्हील्स एज ऑल ऑफ देम हैव 2 व्हील्स। ठीक है, अगर आपको बाइसिकल्स को डिवाइड करना है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपको उसको डिवाइड करना है तो आप उसको व्हील के आधार पे डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कॉमन टू ऑल है, उसके आधार पे आप उसको ग्रुप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यानी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चूज करना है उस ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए, तो आपको ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए जो कॉमन टू ऑल ना हो, कॉमन ना हो, अलग, जो उनको कम से कम 2 भागों में बांट सके। But they can differentiate it into the subgroup on the basis of kind of riders, like gent cycle, lady cycle, children cycle, etc. Further, the differentiation characteristics that we choose should not itself be unverifiable or uncertain। ठीक है, तो दूसरा जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? नो सर, नहीं है ना? ठीक है, तो सिंपली इतना है ये कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप चूज कर रहे हो तो आपके पास जो भी कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स हैं तो उसको वो कम से कम 2 भागों में क्लियरली डिवाइड करने में सक्षम होना चाहिए, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं हो कि वो सभी के ऊपर कॉमन लागू हो, तो वो डिफरेंशिएट कर सके आपके सब्जेक्ट्स को, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लेना है। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंड कैनन है कैनन ऑफ असर्टेनेबिलिटी। ठीक है, फर्दर द डिफरेंशिएटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी चूज शुड नॉट बी इटसेल्फ बी अनवेरिफाइबल और अनसर्टेन। आप जो भी उसके बाद अगर आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक चूज कर रहे हो उन ग्रुप को अलग करने के लिए या उन सब्जेक्ट्स को अलग करने के लिए, कॉन्सेप्ट्स को अलग करने के लिए, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी है थोड़ी देर के बाद नहीं है, या फिर आप उसको चूज ही वो एश्योर ही नहीं कर सकते कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे एश्योर करोगे। ठीक है, ऐसा कोई कैरेक्टरिस्टिक्स आपको नहीं लेना है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ लिविंग पीपल कैन नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ। ठीक है, और द डेट ऑफ देयर डेथ। ठीक है, अगर कोई लिविंग पीपल है, बहुत सारे लोग हैं, उनको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो आप उनके पुनर्जन्म के आधार पे या उनकी मृत्यु के दिवस के आधार पे आप उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जैसे कि क्योंकि ये दोनों चीजें जो है वो अनसर्टेन होती है, दोनों के बारे में किसी को पता नहीं होता, उसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता है। डेट ऑफ डेथ ऑफ लिविंग पर्सन इज अनसर्टेन, सो इज ऑफ आवर प्रीवियस बर्थ। तो हमारा जो पुनर्जन्म होता है उससे ओल्ड लाइफ होती है, प्रीवियस बर्थ है, उसके बारे में भी हमें नहीं पता होता है, और हमारी डेथ कब होगी उसके बारे में भी हमें नहीं पता है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स की तरह वर्क नहीं कर सकता है।
तो अगर आपको फिर लिविंग पीपल को अगर डिवाइड करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, नेशनलिटी, कलर ऑफ स्किन एक्सेट्रा, ऑल दीज आर एसर्टेनेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो क्या हैं, उसे हम एसर्टेन या उसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये है दूसरा कैनन। देन थर्ड कैनन, तो थर्ड कैनन क्या कहता है, फर्दर द चूजन कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी परमानेंट नेचर, नॉट ट्रांजिटरी और चेंजिंग। ठीक है, तो जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कैनन ऑफ परमानेंस, कैनन ऑफ परमानेंस ये कह रहा है कि जो आप जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स चूज करो वो बाय नेचर परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जब चूज कर रहे हो तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स है लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, chameleons cannot be grouped on the basis of their color as it is changeable। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है चैमेलियन यानी क्या कहते हैं उसे, गिरगिट है ना, गिरगिट को आप उसके कलर के आधार पे सेग्रीगेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कलर जो उनका होता है वो चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज होपर, गंगा चरण राजपूत कैनॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हिज पार्टी। People should not be classified on the basis of color of their clothes, as this can easily change। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को आप अलग नहीं कर सकते, बहुत सारी वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है, और जो है लोग जो है वो कौन से कपड़े पहनते, कौन से कलर के, उसके आधार पे भी आप उनको क्लासिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये भी चेंज होते रहते हैं। तो ये थर्ड कैनन है। इसके बाद एक और यहाँ पे कैनन है, कैनन ऑफ रिलेवेंस। ठीक है, तो कैनन ऑफ रिलेवेंस मींस द डिवीजन शुड बी रिलेवेंट टू द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद जो आप कैरेक्टरिस्टिक्स चूज कर रहे हैं, जो भी आप एट्रीब्यूट चूज कर रहे हो सब्जेक्ट के लिए, तो वो जो एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपकी क्लासिफिकेशन स्कीम का जो पर्पस है उसके लिए वो सुटेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लास ऑफ फॉरेन लैंग्वेज लर्नर शुड नॉट बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर और जेंडर और बॉडी वेट और हाइट। ठीक है, अगर आपके पास फॉरेन लैंग्वेज लर्नर का ग्रुप है, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप उनको कैसे अलग करोगे, उनको सेपरेट कैसे करोगे? आप उनको स्किन कलर के आधार पर नहीं कर सकते, आप उनको जेंडर के आधार पर नहीं कर सकते, आप उनको बॉडी वेट या हाइट के आधार पर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन सब का उनकी लैंग्वेज लर्निंग एबिलिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। वैसे ही जो रेसलर्स होते हैं या बॉक्सर्स होते हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, आप उनको उनकी एज या उनके वेट का ग्रुप जो होता है, जिस वेट ग्रुप में वो खेल रहे होते हैं, उसके आधार पे आप उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनके धर्म, मदर टंग और कलर ऑफ स्किन के आधार पे उसको हम अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इनका उनके खेल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। There may be too many relevant characteristics. Their choice must be on the basis of being so helpful for the purpose of ultimate classification. This question is further linked to the users of classification and their need. Ranganathan warns that it is not easy to determine the ultimate purpose of classification. ठीक है, तो अब बहुत बार क्या होता है कि जो रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो रिलेवेंट होते हैं, आप उनमें से कौन सा चूज करोगे, तो वो डिपेंड करता है, जो क्लासिफिकेशनिस्ट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सबसे ज़्यादा यूजफुल लगता है, जो उनकी क्लासिफिकेशन स्कीम के लिए यूजफुल है। ठीक है, और रंगानाथन ने कहा है कि बहुत बार ये इजी नहीं होता है कि आप अपनी क्लासिफिकेशन का जो पर्पस है, क्लासिफिकेशन का पर्पस मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप का पर्पस। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम जब कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल लगा रहे हैं तो वो पूरी क्लासिफिकेशन के
नीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है उसके ऊपर डिपेंड करता है। रंगनाथ, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये वाला आपको समझ में आ गया। यहाँ पे कोई क्वेरी? 4 कैनन्स हमने पढ़े हैं इसमें। कौन कौन से 4 कैनन्स पढ़े हैं? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी आपको? Am I audible or not? Yes, sir, audible. हाँ, तो Yes, sir. पूछ रहा हूँ, आई एम आस्किंग समथिंग। हमने कौन कौन से 4 कैनन पढ़े हैं? वैसे 5 कैनन हो गए, ठीक है, वैसे 5 कैनन हमने पढ़ लिए। फर्स्ट कौन सा था? कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमने कौन से कैनन्स पढ़े? उसके Canon of कैनन ऑफ differentiation. कैनन ऑफ डिफरेंशिएशन, देन कैनन ऑफ ascertainability, then canon of Permanence. then canon of relevance। Relevance. ठीक है, तो 4 कैनन ये और एक कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो 5 कैनन हमने पढ़ लिए। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन इस यूनिट में से लगभग ये कैनन वाला एक आता ही है, तो ये क्वेश्चन आप नहीं समझोगे अच्छे से तो आप आराम से उसे लिख लोगे, नहीं तो इसको पढ़ के बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है अगर इसको केवल आप पढ़ोगे तो। ठीक है, तो इसको समझिए आप अच्छे से। कोई भी कंफ्यूजन है, किसी भी लाइन में कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दूसरा अब यहाँ पे है कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैनन ऑफ सक्सेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या समझ रहे हैं आप? कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये किस चीज का रूल होगा कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स तो ले लिए हैं, ठीक है, लेकिन आप कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लेंगे, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में लेंगे, है ना। एक ट्री बना रहे हैं, अगर एक ट्री बनाएंगे हम तो हायरार्की जब क्रिएट करते हैं ना, तो सबसे टॉप में एक होता है, फिर उसके नीचे 2 होते हैं, फिर और नीचे होते हैं। तो मल्टीपल अगर लेवल पे हमें कैनन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का रूल अगर हमें अप्लाई करना है, या एक के बाद एक अप्लाई करना है, तो हम तो उस का उसके जो है सक्सेशन जो है वो कैसे किया जाएगा, उन कैरेक्टरिस्टिक्स का, उनको हम कैसे डिवाइड करेंगे। यस, Succession mean divide. सक्सेशन मतलब जो बाद में आते हैं ना, एक ग्रुप को डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा होगा, बाद में क्या, उत्तराधिकारी जो बोलते हैं। अगर सक्सेशन का कहा जाए ना, उसका हिंदी मीनिंग उत्तराधिकारी, तो पहले कौन था, बाद में कौन था, फिर कौन था, ये। ठीक है, तो देयर मे बी मेनी रिलेवेंट एंड परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर डिवाइडिंग अ ग्रुप। बहुत बार हमें एक ग्रुप को डिवाइड करने के लिए एक से अधिक रिलेवेंट और परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। ऑल मे बी नीडेड टू डिवाइड द एंड सब डिवाइड अ ग्रुप। और सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि हम इनको डिवाइड और सब डिवाइड कर सकते हैं इनका यूज करके, बट द ऑर्डर इन विच these are applied one after the another is very important for the kind, quality and ultimate value of the classification। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनको सभी को आपको अप्लाई करना है, तो आप सबसे पहले कौन सा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करोगे, बाद में कौन सा करोगे, उसके बाद लास्ट में कौन सा करोगे। तो ये चूज करना, ये सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसी के आधार पे आपकी जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसकी क्वालिटी को हम सेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू सेट होगी। देयरफॉर
this set of canon is concerned with the sequence in which various characteristics are applied. ठीक है, तो ये जो कैनन है दूसरा वाला, ये डिसाइड करता है, ये हमें ये सिखाता है कि हम जब बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, उसको एक के बाद एक हमें यूज करना है, तो पहले आप कौन सा करोगे, बाद में कौन सा करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कैनन हमें दिख रहे हैं, कैनन ऑफ कॉनकमिटेंस, कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन एंड कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सक्सेशन। ठीक है, तो फर्स्ट है कैनन ऑफ कॉनकमिटेंस। कॉनकमिटेंट मीन्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। कॉनकमिटेंट का मतलब होता है हैपनिंग एट द सेम टाइम। Therefore, this canon means that two characteristics applied to a class should not produce the same subclass। ठीक है, आप एक कैरेक्टरिस्टिक्स का यूज करके अगर कुछ सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके अंदर में जो मेंबर्स आ रहे हैं वो दोनों ग्रुप में आ जाएं, दोनों ग्रुप में सेम हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल, in 2009 a class can be divided into two groups by applying characteristics of below 20 years and above 20 years। ठीक है, तो पहले आपने ये चूज किया कि below 20 years and above 20 years, then to apply the characteristics born in before 1989 और born after 1989। ठीक है, तो ये दोनों चीज क्या है, दोनों चीज सेम है, ये अलग अलग नहीं है, दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स सेम जो रिजल्ट है वही आपको देगा, उसमें जो ग्रुपिंग होगी वो भी सेम ही होगा। द 20 ईयर ऑफ एज और 1989 बॉर्न आर कॉनकमिटेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दोनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Similarly, if the first characteristics is the bird, then we should not apply the characteristics of having feather। ठीक है, अगर आपने फर्स्ट लेवल पे बर्ड के नाम से पक्षियों को यानी जानवरों को डिवाइड किया है, तो बर्ड में सारे वही पक्षी वही जानवर आएंगे जिनके पंख होते हैं। तो पंख आने के बाद फिर आप एक बार एक और सब डिवीजन इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे नहीं लगा सकते कि इनमें से कौन से जानवर के पंख हैं। एज ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। ठीक है, सारी जो बर्ड्स होती है उन सभी के पंख होते हैं। एंड इट विल अगेन प्रोड्यूस द सेम ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और अगर आप उसको लागू करते हैं तो फिर से आपको सारे वही ग्रुप, उस ग्रुप में सारे वही मेंबर आपको फिर से मिलेंगे। इट ऑल्सो मीन दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाइड शुड बी इन ऑर्डर टू ब्रॉडर टू अ नैरोअर, और नैरोअर टू ब्रॉडर विल नॉट वर्क। ठीक है, तो अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज कर रहे हैं तो हमेशा आपको कैसे यूज करना है, ब्रॉडर टू नैरोअर आपको डिवाइड करना है। नैरोअर टू ब्रॉडर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पीपल कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ ब्राह्मीण एंड नॉन ब्राह्मीण। देयर विल बी टू ग्रुप, बट अप्लाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिंदू टू ब्राह्मीण विल मेक नो फर्दर डिवीजन। ठीक है, एज ऑल ब्राह्मीण्स आर हिंदूज रिलेवेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप अगर ग्रुप ऑफ पीपल है तो आप उसको दो भागों में बांट सकते हैं, ब्राह्मीण्स एंड नॉन ब्राह्मीण्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो ग्रुप बना लोगे, लेकिन उसके बाद अगर आप एक ऐसा ग्रुपिंग करते हैं कि हिंदूज टू ब्राह्मीण, हिंदू एक तरफ हिंदूज एक तरफ ब्राह्मीण, तो फिर आप उसको क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हिंदूज हैं तो सारे ब्राह्मीण जो है वो भी हिंदूज होंगे, तो फिर ब्राह्मीण वाले ग्रुप में आपके पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो है वो कॉनकमिटेंट बन जाएगा, यानी आपके पास सेम क्लास क्रिएट हो। ठीक है, ओके, टू साइड दिस एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट सेकेंड वाला जो कैनन था वो था कैनन ऑफ रिलेवेंट सक्सेशन। रिलेवेंट सक्सेशन मींस दैट द सीक्वेंस इन व्हिच दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। सर एक बार कैनन ऑफ
कॉमिस टेंस को दोबारा एक बार रिपीट करोगे आप? कॉन कमिटेंस का देखिए सिंपली अगर मैं कहूँ तो कॉन कमिटेंस का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज कर रहे हैं जिससे जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है दोनों जगह। ओके सर। आपको कोई भी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करना है जिससे जो भी डिवीजन हो वो अलग अलग ग्रुप ऑफ आइडिया आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। ओके। लेकिन कौन कमिट अगर आप कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करते हैं जहां पे एक ही क्लास आती है तो फिर वो कौन कमिटेंस का क्या कर देगा, भंग कर देगा, उस कैनन का वायलेशन करेगा और वो आपके लिए यूजफुल नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिए है कि आप बर्ड का जो ग्रुप है, बर्ड का ग्रुप है तो उसको आप कौन से बर्ड के फीदर्स हैं तो उसके आधार पर उनको अलग नहीं कर सकते क्योंकि सारी बर्ड के फीदर होते हैं, है ना। ओके। तो हाँ जी। दूसरा ये कि आपके पास लोग हैं तो आप उनको ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण पे अलग कर सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण एंड हिंदू पे अलग नहीं कर सकते क्योंकि अगर हिंदू में जाएंगे तो फिर सारे ब्राह्मण जो होते हैं वो हिंदू होते ही हैं, तो वहां पे फिर से क्या होगा, आपका जो ग्रुपिंग है वो करेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने बोला कि हैपनिंग एट सेम टाइम, तो इसका क्या मतलब है? हैपनिंग एट द सेम टाइम का मतलब है कि दोनों ग्रुप में सेम लोग होंगे। अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं ना तो दोनों कॉन्सेप्ट या दोनों टर्म या दोनों थिंग्स जो है वो दोनों ग्रुप, कोई भी थिंग या कोई भी आइडिया वो दोनों ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये हिंदूज एंड ब्राह्मण वाला है तो वो ब्राह्मण में भी वही लोग आएंगे और हिंदूज में भी वो आ जाएंगे। ओके ओके, ठीक है, क्लियर? ओके सर, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट जो कैनन है वो रिलेवेंट सक्सेशन, ठीक है। द रिलेवेंट सक्सेशन मीन्स that the sequence in which these characteristics are applied should be relevant to the purpose। अगर आपके पास बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को क्लासिफाई करने के लिए तो फिर आपको अपने जो सीक्वेंस है वो ऐसी सीक्वेंस रखनी होगी जो रिलेवेंट हो आपके पर्पस के लिए। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, टू साइट एन एग्जांपल लिटरेचर हैज 4 रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब लिटरेचर, अगर लिटरेचर की बात करें तो आप उनको कौन कौन से आधार पे अलग कर सकते हो, आप उनको लैंग्वेज के आधार पे अलग कर सकते हो, आप उनको उनके फॉर्म के आधार पे अलग कर सकते हो, आप उनको उनके ऑथर के आधार पे अलग कर सकते हो और वर्क के, उनकी बुक्स जो होती है उन बुक्स के आधार पे भी अलग कर सकते हो। अब ये इतने सारे ऑप्शन है तो आप सबसे पहले कौन सा ऑप्शन यूज करोगे, ठीक है। तो वो आपको कैसे डिसाइड करना है, वो आपके क्लासिफिकेशन के पर्पस के आधार पे आपको डिसाइड करना है और आपको जो लगता है कि सबसे रिलेवेंट है वही आपको चूज करना है, ठीक है। तो लिटरेचर वाला सभी को देते हैं, अगर ये है आपके पास, ठीक है, तो कौन सा ज्यादा यूजफुल लग रहा है आपको। आपको अगर डिवाइड करना है लिटरेचर की बुक्स तो आप कौन से सीक्वेंस में अलग करोगे उन्हें, ऑथर के हिसाब से। लिटरेचर में 4 चीजें होती है, देखिए। एक तो लिटरेचर उनकी भाषा के हिसाब से अलग हो सकता है, दूसरा लिटरेचर उनके फॉर्म के आधार पे अलग हो सकता है। फॉर्म मतलब वो पोएट्री है या ड्रामा है या फिक्शन है या शॉर्ट स्टोरीज है उसके आधार पे अलग हो सकता है। लिटरेचर उनके ऑथर के हिसाब से अलग हो सकता है और ऑथर के पास वर्क, इतने सारे आधार है हमारे पास या इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उन सभी को भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम सभी को यूज करते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। दिख रही है मेरी सभी को?
सर दिख पीरियड, फॉर्म, लैंग्वेज, वर्क। हाँ, तो अब बताइए, अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स आप सबसे पहले चूज करोगे, उसके बाद में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स यूज करोगे? सोचिए। सबसे पहले थर्ड करेंगे सर, थर्ड। थर्ड मतलब कौन सा? लिटरेचर, पीरियड, नहीं, फॉर्म, लैंग्वेज, वो वर्क। तो पूरा, ये जो 3 लिखे हुए हैं ना, ये तीनों हाँ जी। पूरे चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को एक साथ यूज किया हुआ है वहां पे। ओके। हमें वो 3 जो है, वो अब यहाँ पे 3 तरह से उसको अरेंज किया हुआ है। तो 3 तरह से जो अरेंज किया हुआ है लिटरेचर को, उनमें से कौन सा आपको सबसे सही लगता है? ठीक है, या फिर इसके भी सर अलावा पहला कोई और फॉर्म के आपको हिसाब से, चाहिए? देन यस यस मनोज बोलिए। सर पहला फॉर्म, सोनम, ऑथर, अपना लैंग्वेज माइक एंड म्यूट कर वर्क। लीजिए। सोनम, आपका माइक से कुछ नॉइस आ रहा है। यस यस मनोज बोलिए। सर फॉर्म, देन ऑथर, देन लैंग्वेज एंड देन वर्क, सबसे पहले या फॉर्म। फॉर्म, लैंग्वेज, ऑथर और वर्क। फॉर्म, यस सर, फॉर्म, ओके। फॉर्म, देन लैंग्वेज, लैंग्वेज। ऑथर एंड वर्क। यस सर। अच्छा, और कोई? सर आई थिंक लैंग्वेज पहले होगा। ओके, लैंग्वेज पहले होगा। और क्या लगता है, क्या पहले आना चाहिए? फॉर्म पहले आना चाहिए या फिर लैंग्वेज पहले आना चाहिए? और क्यों आना चाहिए? सर डिपेंड करता है कि हम वो किस दायरे में, मतलब कि लाइब्रेरी है और वहाँ का स्टूडेंट्स का नेचर क्या है, वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है। नहीं, ये क्लासिफिकेशन स्कीम के बारे में है लवकुश। ये क्लासिफिकेशन स्कीम क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे जो एक बार सेट हो गया ना, वो सभी उस स्कीम को जो भी लोग यूज करेंगे, उन्हें वही पैटर्न फॉलो करना होगा। वो अपना पैटर्न अलग से नहीं लगा सकते। तो एक क्लासिफिकेशनिस्ट की तरह से हमें सोचना होगा। हम क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हैं बुक का, हम क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं। जैसे सीसी या डीडीसी है, वो स्कीम हम बना रहे हैं। ठीक है, तो आप सबसे सर पॉइंट ऑफ यूजर, यस, पॉइंट ऑफ यूजर के भी तो सोच सकते हैं सर कि लिटरेचर या लैंग्वेज, यहाँ यूजर को किस तरह का बुक चाहिए उस हिसाब से। नहीं, वो तो मिल ही जाएगा। वो तो बुक आपके पास होगा, लाइब्रेरी में बुक होगा, वो तो मिल ही जाएगा। यूजर को तो जाके वहां से बुक लेना है, उसकी लोकेशन चेंज होगी थोड़ी बहुत। बुक तो मिल ही जाएगी यूजर को। यूजर क्या करेगा, यूजर क्लास नंबर देखेगा, कॉल नंबर देखने के बाद वो रैक में जाके बुक ले लेंगे। वो कहीं भी वो मिल जाएगी उन्हें। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सारी सबसे पहले आपको लैंग्वेज वाइज बुक आप अलग करोगे या फिर आप फॉर्म वाइज बुक अलग करोगे? देखिए, डीडीसी और सीसी, इन दोनों का जो लिटरेचर सेक्शन है ना, वो सबसे पहले लिटरेचर को लैंग्वेज वाइज अलग करता है ना। लैंग्वेज वाइज सभी को अलग कर लेगा, ताकि एक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बुक आ रही है तो सारी बुक इंग्लिश लिटरेचर की हो, उसके अंदर फिर दूसरा लिटरेचर मिक्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक उसके बाद जो अप्लाई किया, अब आपने सारी बुक अलग कर दी। ठीक है, लैंग्वेज वाइज अगर आप सोचिए कि आप एक ऐसे रूम में है जहाँ पे केवल लिटरेचर की है 10-20 हजार किताबें रखी है आपके पास, और आपको ये कहा गया है कि आप इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर दीजिए। तो आप कैसे अरेंज करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आप लैंग्वेज वाइज लिटरेचर को अलग कर लेंगे। हिंदी में है तो हिंदी की अलग कर ली, गुजराती में है तो गुजराती की अलग कर ली, कुछ इंग्लिश है तो इंग्लिश अलग कर ली, फ्रेंच है तो फ्रेंच अलग कर ली, उर्दू है तो उर्दू अलग कर ली। तो सारी लैंग्वेज वाइज आप लिटरेचर को अलग कर लेंगे। और उसके बाद एक एक लैंग्वेज को आप उनके फॉर्म के वाइज अलग करेंगे। मतलब हिंदी लिटरेचर में आप आए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको उनके फॉर्म्स के अकॉर्डिंग अलग कर लेंगे। पोएट्री को अलग रख लेंगे,
ड्रामा को अलग रख लेंगे, फिक्शन को अलग रख लेंगे, शॉर्ट स्टोरीज को अलग रख लेंगे, एसेज है तो वो अलग रख लेंगे। ठीक है, वैसा ही आप सभी में करोगे। और उसके बाद फिर आपके पास एक फॉर्म, एक लैंग्वेज में एक फॉर्म हो गया। अब एक फॉर्म हो गया, उसको फर्दर सब डिवाइड करना है तो आप क्या करोगे, एक ऑथर की बुक आप एक साथ रखते जाओगे। ठीक है, तो वहां पे एक ऑथर, फिर ऑथर वाइज सब डिवीजन होगा, सारे ऑथर की, एक ऑथर की बुक सारी एक साथ आ जाएगी। अब एक ऑथर की बुक एक साथ आएगी इसका मतलब ये नहीं। हाँ बोलिए। यस मीना। सर फॉर्म में क्या होगा? फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में सर क्या होगा? लैंग्वेज के बाद फॉर्म का मतलब है कि जो भी साहित्य है उसका रूप क्या है। ठीक है, किस रूप में वो लिखा गया है। वो साहित्य एक पोएट्री यानी कविता लाइक के रूप में ड्रामा है या है ना, कविता है, या फिर वो एक नॉवेल है, या फिर वो शॉर्ट स्टोरीज हैं, या फिर वो एकांकी या ड्रामा है। ठीक है, तो ये फॉर्म होता है उसका। ओके। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको इस कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब। ये यहाँ पे केवल एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यस लेकिन इस तरह की एप्लीकेशंस आपको हर सब्जेक्ट में हो सकता है करनी पड़े अगर आप क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं तो। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला यहाँ पे ऑप्शन है, लिटरेचर को अगर हम सबसे पहले लैंग्वेज, उसके बाद फॉर्म, उसके बाद ऑथर, और उसके बाद उसका वर्क, है ना। अब एक ही ऑथर का बुक्स है आपके पास, तो एक ही ऑथर की बुक्स को भी अलग करना है तो आप कैसे करोगे? तो फिर आप यूज करोगे कि सबसे पहले उसने जो बुक लिखी वो सबसे पहले रखेंगे, बाद में लिखी वो बाद में रखेंगे। ये हो सकता है, या तो फिर उसके टाइटल के अकॉर्डिंग आप अल्फाबेटिकली रख सकते हो। तो वहां पे भी आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर। ऑल ऑफ सर देम। वर्क में भी बताया आपको। वर्क में क्या होगा सर? वर्क मतलब पर्टिकुलर बुक। जैसे मुंशी प्रेमचंद है, वो नॉवेलिस्ट है। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे नॉवेल लिखे हैं, तो वो सारे उनके जो नॉवेल है वो उनके वर्क हुए। आपने क्लासिफाई कर लिया हिंदी लिटरेचर का, लैंग्वेज वाइज अलग सेग्रीगेट कर दिया, उसमें लिटरेचर एक साथ आ गया, हिंदी लिटरेचर। उसमें फिर आपने नॉवेल अलग कर लिए, तो नॉवेल भी सारे साथ में आ गए। उसके बाद और सेग्रीगेट किया एक एक ऑथर का, तो आपने सारे मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल भी एक साथ ले आए। अब मुंशी प्रेमचंद के ही बहुत सारे नॉवेल्स हैं, तो आप उनको कैसे अरेंज करोगे, है ना। तो आप उनको अल्फाबेटिकल कर सकते हो, उनके जो नॉवेल के नाम के हिसाब से अल्फाबेटिकल कर सकते हो, या तो उन्होंने कब वो नॉवेल लिखा उसके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के बेस पे आप उनको अलग कर सकते हो। जनरली लाइब्रेरीज में अल्फाबेटिकली उनको सेग्रीगेट किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो तीन ऊपर एग्जांपल दिए, ये सभी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग तरीके से इनको किया गया है। द सुटेबिलिटी ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ साइटेशन विल डिपेंड अपॉन द पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो इनमें से कौन सा आप चूज करोगे वो डिपेंड करेगा कि आपकी क्लासिफिकेशन का पर्पस कौन सा है। बट विच सीक्वेंस शुड बी चूजन, इट डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ लाइब्रेरी यूजर। ठीक है, आज जो लाइब्रेरी यूजर्स हैं उनकी नीड क्या है उसको भी यहाँ पे हम ध्यान में रख सकते हैं। वन सीक्वेंस ऑफ facet may not be useful to all, as library user have individual needs. Scholars who are interested in one language literature may prefer the first order, while scholars who are interested in the poetry irrespective of the language may prefer the second sequence, and third will be useful to the historian of literature. ठीक है, similarly in library devoted to a area studies, first division should be the area rather than the subject. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ऑप्शन बहुत है, लेकिन ये ऑप्शन
जो लोग क्लासिफिकेशन स्कीम बना रहे हैं उन्हें यूजर्स की नीड को ध्यान में रख के वो बना सकते हैं, या फिर वो अपनी खुद की जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसके जो ऑब्जेक्टिव है कि वो क्लासिफिकेशन स्कीम किन के लिए बना रहे हैं और उनके लिए क्या यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी ऑप्शन ले लीजिए, तो वो सभी के लिए यूजफुल हो सकता है कि ना हो, लेकिन आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो मेजोरिटी के लिए यूजफुल। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि कोई अगर व्यक्ति केवल एक फॉर्म के लिटरेचर, एक लैंग्वेज के लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, जैसे हिंदी लिटरेचर में ही कोई इंटरेस्ट रखता है, या कोई है जो केवल मराठी लिटरेचर में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए ये सबसे फर्स्ट वाला सही रहेगा कि सबसे पहले लैंग्वेज वाइज अलग कर लो, तो मराठी लिटरेचर या हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर या कोई और लिटरेचर सारा एक साथ मिले। कोई ऐसा यूजर है उन्हें केवल एक फॉर्म में इंटरेस्ट है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज कोई भी हो लेकिन उन्हें पोएट्री ही पढ़ना है या फिर नॉवेल ही पढ़ना है, तो उनके लिए फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी तरह से जो लाइब्रेरी लिटरेचर के हिस्टोरियंस होते हैं, जो लिटरेरी स्टडीज में ध्यान रखते हैं, तो उनके लिए पीरियड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किस पीरियड में क्या लिखा जा रहा है। तो ये सभी जो ऑप्शंस है वो हो सकता है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शन जो है वो उनके लिए प्रेफरेंशियल हो, लेकिन जो क्लासिफिकेशनिस्ट होता है उसको मेजोरिटी एट ऑल, जो मेजोरिटी ग्रुप है उसको ध्यान में रखते हुए अपना सीक्वेंस चूज करना होगा। Okay, as a result of successive application of characteristics, we obtain numerous individual concepts. These concepts have to be arranged what is called array and chain. ठीक है, तो अगर आप ये वाला रूल लगाएंगे सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, आप यानी एक के बाद एक कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको बहुत सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स एक साथ मिल जाएंगे, और उन सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको क्या करना होगा, एरेज और चेन के अंदर आपको उसको डिवाइड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है एरे एंड चेन। एरे और चेन, किसी को आइडिया है एरे क्या होता है और चेन क्या होता है? व्हाट इज एरे एंड व्हाट इज चेन? एनीवन? सर चेन लिंक होता है एक दूसरे से। चेन लिंक्ड होता है एक दूसरे से, ओके। और arrangement. एरे, व्हाट इज एरे? So group of entities of equal rank. ओके ओके, वो लिखा हुआ वो पढ़ लिया ना आपने? Yes sir. मतलब ठीक है, पढ़ लिया, समझाइए कैसे? सर मतलब सर सिस्टमैटिक ऑर्डर में कोई अरेंज रहता है उसको बोलते हैं। दोनों सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही होते हैं, एरे भी सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है, चेन भी सिस्टमैटिक ऑर्डर होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? एरे क्या होता है और चेन क्या होता है? सर एरे में इक्वल रैंक होता है और चेन में इक्वल रैंक नहीं। मतलब इक्वल रैंक मतलब देखिए, एरे जो होता है ना वो कोऑर्डिनेट क्लासेस होती है। ठीक है, इक्वल रैंक मतलब एक दो सब्जेक्ट्स, अगर एक फैसेट के अंदर में दो सब्जेक्ट आ रहे हैं तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल ए बी और सी, तो यहाँ पे ए जो है वो फादर है, बी एंड सी वो ए के दोनों सन है, तो अब किसकी वैल्यू ज्यादा होगी या किसकी कम होगी? दोनों की इक्वल है ना, दोनों उसके उनके बेटे हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों कोऑर्डिनेट है, दोनों की रैंक जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो वहां पे आप किसी की वैल्यू कम या ज्यादा नहीं कर सकते।
तो वो सारे उस तरह की क्लासेस जो होती है उनको जब हम अरेंज करते हैं तो वो क्या होता है, वो एरेज होता है। यस सर। ठीक है, उस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको जब हम अरेंज करते हैं तो वो एरे होता है। ठीक है, और चेन क्या होता है, चेन एक हायरार्किकल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ए है तो ए के अंदर में क्या आएगा, ए के 2 बच्चे हैं तो ए के अंदर में बी और सी आ गया। ठीक है, अब सी के भी 2 बच्चे हैं और डी के भी 2 बच्चे हैं। ठीक है, तो जो बी ए है उसके नीचे A1 आएगा और बी के नीचे B1 आएगा और B2 आएगा, और ए के नीचे A1 और A2। तो ये यहाँ पे A, ठीक है, B एंड D, ये क्या हो गया, ये शायद मुझे लिख के आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे एक, ठीक है, समझ गया सर, समझ गया। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये स्क्रीन पे जो मैं लिख रहा हूँ, रेड लाइन दिखाई दी आपको? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन ही नहीं दिखाई दे रही है? नहीं सर। किसी को भी नहीं? नहीं सर। ओके, दिख रही है सर। अब दिख रही होगी। नहीं पहले नो सर, नहीं दिख रही सर। दिख रही है। जो बुक का पेज खुला वही दिख रहा है सर, आपकी स्क्रीन नहीं। अच्छा, मैं कुछ बना रहा हूँ वो नहीं दिख रहा है ना? ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है, नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे? सर चैन का मतलब यही ना हो गया सिंपली कि ग्रैंडफादर, फादर और करेक्ट, मैं। करेक्ट, तो ये हायरार्किकल जो है तो ना ये फॉर्म सब वही है। एक, हाँ, तो वो सब एक चैन हो गया। और उनके जो मतलब मेरे जो ग्रैंडफादर के जो और जो बेटे बेटियां हुए, हाँ, और मेरे फादर के जो बेटे बेटियां हुए, और मेरे जो होंगे वो सब एक अरे हो गए। करेक्ट, 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 बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल ओके जो सर। आप समझे है ना वो बिल्कुल सही है। ठीक है, सर एक बार रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम से सुन नहीं पाए। क्या हो गया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए, चैन और एरे में डिफरेंस। देखिए, एरे क्या होता है, एरे में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी एक दूसरे की, उनका रैंक जो होता है, उनकी वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, वो एक दूसरे के अंडर में नहीं होते हैं। ठीक है, जबकि चेन में जो है वो पिता पुत्र संबंध वाला केस आता है, पिता पुत्र दादा परदादा। ठीक है, तो वो सब एक दूसरे के सब ऑर्डिनेट होते जाते हैं। आया समझ में? यस सर। नहीं आया? सर आ गया सर। आ गया ना समझ में? हाँ सर, उसे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आधा सुना दिया था सर, इसलिए। ओके, 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 ठीक। ठीक है, तो अब जो कैनन्स हैं, कैनन्स और जो चेन है उसको अरेंज करने के भी यहाँ पे जो एरेज हैं और चेन है उसको अरेंज करने के लिए भी कैनन्स हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम एरे को अरेंज करने के जो कैनन्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एरे क्या है? एन एरे इज लॉन्ग लाइफ ऑफ एंटिटीज ऑफ इक्वल रैंक अरेंज्ड इन सम सिस्टमेटिक ऑर्डर। सारे इक्वल हैं लेकिन फिर भी उनको अगर हमें अरेंज करना है तो उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एक सिस्टमेटिक ऑर्डर चूज करना होगा। सारे इक्वल हैं इसलिए सभी को हमने अरेंज कर दिया है एक लाइन में, वो पॉसिबल नहीं है। हमें उसको उस रैंक में क्यों अरेंज किया है उसका भी हमारे पास लॉजिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ अ फादर मेक एन अरे इन द सेम वे, in the same vein all the continents of earth make an array, state of India make an array, and further all district town of a state make another array.
रंगनाथन हैज प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कैनन्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर इंडिया की अगर बात करें तो भारत में जितने भी राज्य हैं वो सारे राज्य क्या हैं, वो एरे हैं एक तरह के, क्योंकि सभी राज्यों का वेटेज जो है वो इक्वल है, सभी क्योंकि राज्य हैं। ठीक है, पृथ्वी पे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो कॉन्टिनेंट सारे क्या क्रिएट करेंगे, वो एक एरे क्रिएट करेंगे क्योंकि सभी की वैल्यू सेम है। ओके, और एरे जो है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कुछ कैनन्स दिए हुए हैं। उनमें से जो कैनन्स है वो है कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस, कैनन ऑफ एक्सक्लूसिवनेस, कैनन ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस एंड कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो फर्स्ट है कैनन ऑफ एग्जॉस्टिवनेस। तो मीन्स एग्जॉस्टिव मीन्स एन एरे शुड बी ऑल इंक्लूसिव ऑफ ऑल एलिजिबल मेंबर। सी द बिलो एरे ऑफ मेन बाय कलर। ठीक है, तो आप जब भी कोई एरे बना रहे हैं तो उस एरे में जितने भी एलिजिबल मेंबर हैं वो सारे वहां पे आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर एक आप लिस्ट देख रहे हैं कि सी द फॉलोइंग एरे ऑफ मेन बाय कलर व्हाइट, ब्लैक एंड ब्राउन, दिस एरे इज नॉट exhaustive as it does not include the other colors such as pale yellow, fair, wheatis। ठीक है, लोग उस कलर के भी होते हैं, वो भी कलर उनका होता है, तो वो चीज यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, इसलिए ये एरे जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जब भी हम कोई एरे बनाएंगे तो वो एरे कंप्लीट होना चाहिए। Hence, while forming an array, every member should be included. Otherwise, classification will not be comprehensive. अगर हमारे एक फैसेट के अंदर जो हम एरे बना रहे हैं, अगर एरे हमारी कंप्लीट नहीं है, ठीक है, वो सारे मेंबर्स को इंक्लूड नहीं कर पा रही है, तो फिर वो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लासिफिकेशन नहीं क्रिएट करेगी। ऑन द अदर हैंड, एक्सक्लूसिवनेस, एक्सक्लूसिवनेस मतलब यूनिक। ठीक है, on the other hand, exclusiveness means that an entity should belong to one and only one array। कोई भी एक जो है सब्जेक्ट है, कोई भी एक कॉन्सेप्ट या कोई भी एक आइसोलेट है, वो एक ही एरे में आना चाहिए, वो सभी एरे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, in other word, a member should not be included into two group of at the same time। एक ही समय में वो दो ग्रुप में हम उसको नहीं रख सकते, वो किसी भी एक ग्रुप में ही आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन क्लासिफिकेशन ऑफ डॉग्स, आइदर दे शुड बी केप्ट अंडर मैमल्स और अंडर पेट्स, नॉट अंडर बोथ। ठीक है, अगर आपको डॉग्स को क्लासिफाई करना है और उसको किसी ग्रुप में रखना है तो आप या तो उसको मैमल्स में रख दीजिए या तो पेट्स में रख दीजिए, आप उसको दोनों में नहीं रख सकते, एज इट विल रिजल्ट इन what is called as क्रॉस क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम उसको दोनों में रखेंगे तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो क्रॉस क्लासिफिकेशन को क्रिएट करेगा। क्रॉस क्लासिफिकेशन होने से क्या होगा, एक बुक के फिर दो नंबर बनेंगे। ठीक है, बट इन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस एंड ओपेक, क्रॉस क्लासिफिकेशन इज अ boon as it provide an extra access point and increases the probability of retrieval। ठीक है, लेकिन जो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस होते हैं वहां पे क्लासिफिकेशन तो खैर वहां पे होगा नहीं इस तरह से न्यूमेरिकल, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी हम प्रोवाइड करते हैं कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स एक्स्ट्रा कीवर्ड्स प्रोवाइड करने से उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाती है। देन हेल्पफुल सीक्वेंस, जो थर्ड कैनन था, हेल्पफुल सीक्वेंस डिमांड दैट एंटिटी शुड बी अरेंज्ड इन सम लॉजिकल, प्रेडिक्टेबल एंड हेल्पफुल ऑर्डर। जो भी एंटिटीज हैं एक एरे की, वो सभी एंटिटीज को आपको किसी लॉजिकल, हेल्पफुल एंड प्रेडिक्टेबल ऑर्डर के अंदर आपको उसे अरेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अ फादर कैन बी अरेंज्ड बाय एज। अगर एक पिता के पुत्र हैं बहुत सारे, ठीक है, उनकी संतान है, तो आप उनको कैसे अरेंज करोगे, आप उनको उनकी एज के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। एज अनदर एग्जाम्पल, ऑल द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास कैन बी अरेंज्ड बाय मेरिट।
ऑल अल्फाबेटिकली बाय नेम। ठीक है, अगर क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो आप उनको मेरिट के हिसाब से अरेंज कर सकते हो, या अल्फाबेटिकली उनके नाम के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर सकते हो। देयर आर न्यूमरस वे फॉर द सिस्टमेटिक एंड हेल्पफुल अरेंजमेंट ऑफ एंटिटीज एंड एरे। ठीक है, तो एक एरे में एंटिटीज को अरेंज करने के लिए आपके पास बहुत सारी वेज हो सकती है। और लास्ट जो उसका कैनन था वो था कैनन ऑफ कंसिस्टेंट सीक्वेंस, मींस इफ अ सेट ऑफ एंटिटीज occurs at different place then their arrangement should be the same everywhere। ठीक है, तो हम जो भी सीक्वेंस हम चूज कर रहे हैं वो सीक्वेंस सभी जगह सेम ही होना चाहिए, वो कहीं भी अलग अलग नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल टर्म्स मेल फीमेल एंड चाइल्ड अकर इन मेन क्लास साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड इवन लॉ। ठीक है, तो आपने लोगों की अगर पीपल की अगर एक चेन बना दी है, मेल फीमेल एंड सॉरी एरे बना दिया आपने मेल फीमेल एंड चाइल्ड। ठीक है, तो वो एरे आपको हर जगह उसी एरे को आपको यूज करना होगा। आप साइकोलॉजी मेन क्लास में यूज कर रहे हो, या फिर आप एजुकेशन में यूज कर रहे हो, या फिर आप लॉ में यूज कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये जो एरे है इसका यूज सभी जगह होगा, क्योंकि मेल साइकोलॉजी होती है, फीमेल साइकोलॉजी होती है, चिल्ड्रन साइकोलॉजी होती है। एजुकेशन भी हो सकता है मेल के लिए अलग हो, फीमेल के लिए अलग हो, चिल्ड्रंस के लिए अलग हो। लॉ भी मेल के लिए अलग हो सकता है, फीमेल के लिए अलग हो सकता है, चिल्ड्रन के लिए अलग हो सकता है। ठीक है, तो ये आप अगर इस तरह की सीक्वेंस, इस तरह का एरे आपको जहां भी यूज करना है तो फिर आपको उसी एरे को आपको यूज करना है, वो जो है वो सीक्वेंस हर जगह सेम होगी। Their sequence should be same in all these classes. As an example, name of a country occur in the main class geography and history। ठीक है, उसी तरह से ज्योग्राफी में भी देशों का इंपॉर्टेंस है और हिस्ट्री में भी देशों का इंपॉर्टेंस है, तो दोनों में जो देशों का सीक्वेंस है वो दोनों में सेम होगा, कहीं भी अलग नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज्योग्राफी में देशों का नाम अलग तरीके से दिखाई दे रहा है और हिस्ट्री में अलग तरीके से दिखाई दे रहा है, वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कैनन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन अबोव मेन क्लास शुड बी सेम। तो कंट्रीज का जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे सेम होना चाहिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? सर इसमें कंफ्यूजन है, हाँ, पता नहीं कि बोलिए। यस, अगर दो चैन है ठीक है, ए और बी मान लेते हैं हाँ, हम मानने को, और उन दोनों के एरे मतलब कि ए के मान लीजिए 4 बेटे हैं और बी के, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि मेल हो, जेंडर हो, अथी हो, अगर सेम दोनों का मेल है, डीओबी दोनों का सेम है, तो उसको हम एरे को किस हिसाब में मतलब कि ऑर्डर में अथी करेंगे उसको? वो तो अलग अलग एरे हो गए ना, वो अलग अलग एरे हो गए। जो देखिए 2 लोग हैं, ए के 4 बेटे हैं और बी के भी 4 बेटे हैं। हाँ तो ठीक वो है, जो पहली ए के 4 बेटे हैं वो एक एरे क्रिएट करते हैं और बी के 4 बेटे हैं वो एक एरे क्रिएट करते हैं। ठीक है। ठीक है, हाँ वो दोनों अलग अलग एरे हैं। हाँ तो वो जो है वो फर्स्ट एरे कैसे अरेंज होगी, ए आएगा पहले, उसके नीचे आएगा A1 A2 A3 A4, और जो दूसरा बेटा है वो आएगा बी, और उसके नीचे जो एरे बनेगी वो B1 B2 B3 B4। तो वो एरे अलग हैं। ठीक है सर। ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा कि मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, वो एक एरे हो गया, और एक 7 कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, वो एक एरे हो गया, है ना। कंट्रीज का नेम हो गया, वो एक एरे हो गया। तो वो सारी अलग अलग एरेज हैं। क्लियर लवकुश? जी सर, थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं हो रहा है, बोलिए, कंफ्यूजन से। क्या कंफ्यूजन है? सर ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कि एक भतीजा है और एक मतलब उसका भाई का बेटा है, ठीक है, तो दोनों का डीओबी सेम हो, दोनों तो एरे ही हैं। क्या सेम हो? डीओ क्या? मान लीजिए एरे दोनों जो आप बोल रहे हैं कि 2 चैन है, ठीक है, तो उनके एरे हो सकते हो कि सेम हो। हाँ, हाँ, तो उस वे में हम उसको कैसे सजाएंगे आगे? 2 चेन मतलब एक चेन है, ठीक है,
एक चेन, ठीक है। अगर एक चेन, आप मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि आप ये कहना चाहते हो कि एक चेन के अंदर एक नहीं, चेन तो आएगी नहीं, चेन ओके, एक एरे है और उसके अंदर 4 मेंबर है और 2 मेंबर ऐसे हैं जो एक ही दिन पैदा हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ सेम है। हाँ वही वही, मैं चाचा और हाँ, भतीजे तो वाले आप वही क्या पल। करेंगे, देखिए, तो अगर आपके पास 2 एक जैसा मिल रहा है तो उन दोनों को फिर आप अल्फाबेटिकली अलग कर दीजिए, अच्छा अच्छा, ठीक है सर, वही है ना, पूछ रहे हैं, और ठीक। उसके बाद वालों को डेट ऑफ बर्थ से अलग कर लीजिए। पहले सबसे पहले जिसकी डेट ऑफ बर्थ है उनको रखिए, और सेम डेट ऑफ बर्थ यानी 2 बच्चे ऐसे जो जुड़वा है, ठीक है, तो वो 2 एक साथ ठीक है। आएंगे तो उनका नाम अलग होंगे, तो नाम में जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको आप पहले रखो, बाद में आ रहा है उसके बाद में रखो, उसके बाद वाले तो डेट ऑफ बर्थ से फिर अलग हो ही जाएंगे। ओके सर, ओके। ठीक है, तो इस तरह से उसको हम अरेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ प्रिंसिपल ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस। जो भी सीक्वेंस हम बनाएंगे उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, उस सीक्वेंस को कैसे हम हेल्पफुल बना सकते हैं। ठीक है, अब वो सीक्वेंस है एरे में भी हो सकती है और चेन में भी हो सकती है। एज ऑलरेडी सेड, एन एरे इज एसेंशियल a systematically ranked and arranged group of equal entities. There may be ways the member of group may be arranged. ठीक है, उसके अंदर जो मेंबर है उसको अरेंज करने के लिए बहुत सारे वेज हो सकते हैं। Librarians have to choose their sequence which is useful to the majority of the user and also logical. ठीक है, तो चूज क्या करना है कि कौन सी वे जो है वो यूजफुल है यूजर्स के लिए और लॉजिकल भी है। Entities in an array may be arranged in a chronological order or historical sequence. A group of boys and girls may be arranged by age. Kings of a country may be arranged according to their period of rule. Indian Prime Minister may be arranged in the order of Nehru, Shastri, Indira, Morarji Desai, वाजपेयी, मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं। एक्सटेंडिंग दिस एनालॉजी अ बिट, अ क्यू वेटिंग फॉर अ बस बिफोर बुकिंग विंडो इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर। ठीक है, तो उससे भी आप किस तरह से अरेंज कर सकते हैं उनको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह हम उसको अरेंज कर सकते हैं। इट इज एन ऑर्डर विच मे बी कॉल्ड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ लेटर इन इवोल्यूशन, इससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल है वो है लेटर इन इवोल्यूशन, मतलब जिसका जन्म पहले आ रहा है, जो पहले इवोल्व हो रहा है वो पहले आएगा, जो बाद में इवोल्व हो रहा है वो बाद में आएगा। सम एंटिटीज कैन बी अरेंज्ड एज दे हैव इवोल्व्ड। एनिमल्स कैन बी अरेंज्ड बाय अमीबा टू मैमल्स। प्लांट्स कैन बी अरेंज्ड फ्रॉम थैलोफाइटा टू Dicotyledon. Society can be arranged from hunting society, agricultural society, industrial society, information society and so on. ठीक है, तो लेटर इन इवोल्यूशन का रूल अप्लाई करके भी आप इनको जो कॉन्सेप्ट्स है उनको अरेंज कर सकते हैं। अनदर प्रिंसिपल इज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी। इसको अरेंज करने के लिए एक और प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी या फिर स्पेटियल कंटिग्यूटी। तो यहाँ पे जो चीजें पास में है उसको पहले लीजिए और जो बाद में है वो जो दूर है उसको बाद में लीजिए। इफ द एंटिटी एग्जिस्ट इन स्पेस एंड देयर अरेंजमेंट शुड बी नियर टू वन अनदर, वी कैन अरेंज इंडियन स्टेट इन ऑर्डर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी एंड सो ऑन। ठीक है, तो इंडियन स्टेट को आपको अरेंज करना है तो फिर आपको उनका अल्फाबेटिकल भी आपके लिए सही नहीं होगा और उनका जन्म जब हुआ है वो भी आपके लिए सही नहीं होगा। यहाँ पे आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, उनकी ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी के अकॉर्डिंग आपको उसको अरेंज करना होगा। अगर स्टेट्स को आपको अरेंज करना है इंडिया के, तो जो नॉर्थ में है वो सबसे पहले आती जा रही है, वो सबसे पहले, और फिर साउथ की तरफ आप बढ़ सकते हो। प्लैनेट्स इन स्पेस में बी अरेंज लाइक मर्क्यूरी, वीनस, जो नजदीक है वो सबसे पहले आएगा और जो दूर है वो बाद में आएगा। मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, प्लूटो एंड सो ऑन। ठीक है, देन एक और इसका प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर। मीन्स इफ एन एंटिटी आर एसोसिएटेड विथ क्वांटिटी
then this may be arranged in the order of their increasing quantity. ठीक है, अगर क्वांटिटी है तो सबसे छोटी अमाउंट है वो पहले आएगी, बड़ी अमाउंट बाद में आएगी. फॉर एग्जाम्पल इंडियन करेंसी नोट में बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी, 5 रुपी, 5, 10, 20, 50. जिस तरह से इंडियन रुपीज की वैल्यू बढ़ती जाती है उस तरह से आप उसको अरेंज कर सकते हैं. टाउन प्लानिंग की बात है तो टाउन प्लानिंग में सबसे छोटे लेवल पे क्या आता है, विलेज. ठीक है, तो विलेज प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, सिटी प्लानिंग, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हो. ठीक है, उसको अरेंज करने के लिए फिर एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. मीन्स द एंटिटीज मे बी अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है उस फॉर्म में भी आप उसको अरेंज कर सकते हो. लिंग्विस्टिक एलिमेंट कैन बी अरेंज्ड एज सिलेबल, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, पैराग्राफ एंड सो ऑन. ठीक है, algebraic equations can be arranged as first order, second order, third order, etc. Further entities can be arranged according to their popularity of use. ठीक है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनकी पॉपुलरिटी के आधार पर उनको अरेंज कर सकते हो. We can arrange food seed in that order: rice, wheat, rye, etc. Further, if there is an individual traditional sequence of entities, then it may be followed as we have traditionally says Radhe Shyam, Sita Ram, algebra, geometry, etc. We never say Sita Ram Sita. It is known as principle of canonical sequence. ठीक है, इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, कैनोनिकल सीक्वेंस. जो पब्लिक में जो पॉपुलर है उसे हम यूज कर रहे हैं. लास्टली, अगर इन सब में से कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं आ रहा है, कोई भी सीक्वेंस काम नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, लास्टली इफ देयर इज नो प्रिंसिपल अप्लाइज देन द एंटिटीज मे बी अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. ठीक है, कोई भी प्रिंसिपल काम नहीं आ रहा है, आपके चेन के जो एरे के जो मेंबर्स है वो कहीं भी सेट नहीं हो रहे किसी भी रूल में, तो फिर आप उनको लास्ट में अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो. जैसे कि ऑल द यूएन मेंबर स्टेट्स आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. Long list of names of a person is better arranged in alphabetical order. Word in a dictionary are arranged in alphabetical order, also called a dictionary order. Alphabetically arranged entities are easily located. Alphabetical अगर हम किसी को arrange करेंगे तो हम उसको easily locate कर सकते हैं. Ranganathan advises to use these as last preferred method. रंगनाथन ने कहा है कि अल्फाबेटिकल जो डिवाइस है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, वो आपको लास्ट प्रिफर्ड मेथड के रूप में यूज करना है. वो तभी यूज करना है जब आपको कोई और जो ऊपर प्रिंसिपल जितने भी हमने पढ़े हैं वो कहीं भी सेट नहीं हो रहे और कहीं भी कोई भी रूल उन पर लागू नहीं हो रहा है, तभी आपको अल्फाबेटिकल डिवाइस का यूज करना है. He even thought that it is opposite of classification, yet many systems prefer it for the ease of their use and later for the easy operation. ठीक है, उन्होंने जो ये कहा है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट में भी कहा है, क्योंकि बहुत सारी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है वो अल्फाबेटिकल सिस्टम को प्रीफर करती है क्योंकि ये इजी टू यूज होता है. ठीक है, इन अ नटशेल, फॉर अरेंजमेंट ऑफ मेंबर इन एन एरे use any systematic predictable method that you think will be helpful for the majority of library users. ठीक है, तो यानी आप कोई भी एक ऐसी मेथड यूज कर सकते हो, ऐसा सीक्वेंस यूज कर सकते हो जो आपको लगता है कि लाइब्रेरी यूजर के लिए हेल्पफुल होगा, प्लस वो एक लॉजिकल मेथड भी होगा. ठीक है, आगे समझ में क्लियर है या कोई इसमें कंफ्यूजन है? सब है या गए? सर आगे प्रेजेंट सर. सर है सर. ओके, मुझे लगा सब सो गए क्या, टेक्निकल ज्यादा है ये थोड़ा. ठीक है, सर एक बार प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस समझा दीजिए, इसलिए मेरा नेटवर्क ठीक नहीं है तो मुझे आवाजें नहीं आ रही थी. प्रिंसिपल ऑफ कैनोनिकल सीक्वेंस का मतलब होता है कि जो ट्रेडिशनल
पॉपुलैरिटी है, ठीक है, ट्रेडिशनल सीक्वेंस होती है किसी चीज की, उस सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है, ठीक है। जैसे गॉड गॉडेस में हम कहते हैं कि सीताराम कहते हैं या राधे श्याम कहते हैं, ठीक है। तो उस तरह से हमको अरेंज करना है। ट्रेडिशनल जो सीक्वेंस है उसको भी हम ले सकते हैं किसी भी चीज की, वो कैनोनिकल सीक्वेंस हुआ। क्लियर? Yes, sir. Thank you. ओके। ज्योति, ज्योति यस, बोलिए बोलिए ज्योति, हैंड रेस किया आपने। नहीं सर, वो आपने पूछा ना कौन कौन है, इसीलिए। ओके ओके, ठीक है। किसी की आवाज नहीं आ रही थी ना, तो मुझे लगा सारे गायब हो गए। नहीं सर, सब हैं। ठीक है, ओके। देन कैनन ऑफ चेन ऑफ क्लासेस। अभी तक हमने जो पढ़े हैं वो सारे कैनन्स किस चीज से रिलेटेड थे? एरे से रिलेटेड थे। और अब जो कैनन है वो चेन से रिलेटेड है। अब चेन क्या होता है? चेन के जो मेंबर होते हैं वो सारे इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ ग्रुप, नॉट ऑल मेंबर विल बी ऑफ इक्वल रैंक। अब यहाँ पे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई होते हैं? यहाँ पे सक्सेसिव एप्लीकेशंस होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है। यानी उनका एक्सटेंशन जो होता है वो डिक्रीज होता रहता है। जैसे दादा, पिता और पुत्र, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है ये चेन कहलाती है, ये एरे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब एक दूसरे के सबऑर्डिनेट है, ठीक है। This could be whole, their part, kind, and various species and subspecies of an entity. Such whole and their part should be kept together to form a chain of classes. A chain is a sequence of entities in successive subordination. ठीक है, चेन क्या है? सबऑर्डिनेशन है। सबसे टॉप पे जो सबसे बड़ा है वो रहेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह से वहां पे अरेंजमेंट होता है चेन में। फॉर एग्जाम्पल, ग्रैंडफादर, फादर, सन, ग्रैंडचाइल्ड मेक अ चेन। देयर आर टू कैनन फॉर अरेंजिंग द एंटिटीज इन अ चेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेन में आपको अरेंज करना है जो एंटिटीज हैं उन्हें, तो आपके पास यहाँ पे दो कैनन है। पहला है कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। फर्स्ट कैनन मीन्स द एंटिटी शुड बी अरेंज्ड इन अ ब्रॉडर टू नैरोअर और जनरल टू स्पेसिफिक फॉर्म, ठीक है। या तो आप उन्हें ब्रॉडर टू नैरोअर में अरेंज कीजिए, या तो जनरल टू स्पेसिफिक में अरेंज कीजिए। और होल टू द पार्ट, या फिर होल टू पार्ट में अरेंज कीजिए। यानी कार अगर है तो कार आएगी, फिर कार के जो पार्ट्स हैं वो उससे अलग होते जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कंट्रीज अरेंज करना है तो फिर आप कैसे करेंगे? एशिया, साउथ एशिया, इंडिया, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, अमृतसर मेक अ चेन ऑफ क्लासेस इन अ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ठीक है। उनका एक्सटेंशन कम होता जा रहा है। देन दूसरा एक और एग्जाम्पल है सोशल साइंस। उसमें आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में आता है फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में आता है मनी, मनी रिलेट करती है बैंक को, ठीक है। तो ये एक और क्या हो गया? अनदर चेन ऑफ ब्रॉडर टू नैरोअर क्लासेस, ठीक है। मॉड्यूलेशन मीन्स that no intervening link should be missed in the classes arranged in decreasing extension, no jumping, no snapping, etc, ठीक है। तो यानी मॉड्यूलेशन, कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आप जो चेन बना रहे हो उसमें कहीं भी कोई भी मेंबर ऑफ द चेन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। कहीं भी जंप नहीं होना चाहिए, स्किप नहीं करना है किसी को, ठीक है। तो इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। In the first example, we should not directly jump from North India to Amritsar. Okay. जो फर्स्ट वाला हमने इंडिया तक का एग्जाम्पल देखा था, तो उसमें नॉर्थ इंडिया से हमें सीधा अमृतसर नहीं पहुंच जाना है। नॉर्थ इंडिया से हमें पंजाब जाना पड़ेगा, पंजाब से फिर अमृतसर हम पहुंचेंगे, ठीक है।
omitting Punjab, though this snapped chain will satisfy the canon of decreasing extension but violate the canon of modulation. ठीक है, तो यहाँ पे कैनन, ये जो फर्स्ट कैनन है, कैनन ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, ये सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन कैनन ऑफ मॉड्यूलेशन जो है वो क्या होगा, वायलेट हो जाएगा. इन दिस वे द आइडिया प्लेन we will have a network of discrete facets and isolates arranged and laid down in arrays and chain, but these are still concept without specific pakka name. An idea without a pakka name cannot be classified properly. ठीक है, तो अभी तक हमने जो देखे, हमने केवल कॉन्सेप्ट्स देखे, हमारे पास टर्म्स आ गए हैं, उनको हमने अरेंज कर लिया है. ठीक है, लेकिन ये केवल आइडिया है, इनके हमारे पास कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है हमने इनको. और अगर हमारे पास पर्टिकुलर इनका नाम नहीं है, वर्बल प्लेन में हम नहीं गए, तब तक क्लासिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो सकती. ठीक है, तो आइडिया प्लेन यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया. आज के लिए बस इतना ही. देन विल टॉक अबाउट वर्बल प्लेन इन एंड. सर ये पक्का नेम का क्या मीनिंग है यहाँ पक्का पे? नेम का मतलब ये है कि अभी तक जो हमने सब्जेक्ट्स यूज किए हैं, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे जो टर्म्स यूज किए हैं, उनको कैसे लिखना है, वो उनके लिए पर्टिकुलर टर्म क्या होगा वो हमने डिसाइड नहीं किया. हमने केवल अभी तक ये डिसाइड किया कि उनको अलग कैसे करेंगे, उनका चेन कैसे बनाएंगे, उनका एरे कैसे बनाएंगे, उनका सक्सेशन कैसा होना चाहिए, उनकी सीक्वेंस कैसा होना चाहिए. लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए क्या नाम यूज करना है, कौन सा टर्म्स यूज करेंगे हम, वो अभी तक हमने तय नहीं किया है, वो पक्का नाम. ठीक है, वो हम तय करेंगे कहाँ पे, नोटेशन वर्बल प्लेन में. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम वर्बल प्लेन और नोटेशनल प्लेन, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर वो तो दोबारा पढ़ने के बाद पता लगेगी, अभी तक तो नहीं है. हाँ पढ़िए, देखिए पढ़ेंगे ना तो दो चीज होगी आपकी. अभी आपने ये सुना है, अभी आप पढ़ोगे तो आपके माइंड में वो सब चीजें फ्रेश होगी. तो जब आप रिवाइज करोगे तो मैंने जो बोला वो कहीं ना कहीं लिंक कर जाएगा आपको, तो आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे. और कहीं लिंक नहीं कर रहा है और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो. लेकिन अगर जब तक हम पढ़ेंगे ही नहीं, कोई कंफ्यूजन आएगा ही नहीं, तो फिर आप पूछ भी नहीं सकते. ठीक है ना? यस सर. तो आप पढ़िए, और उसके साथ साथ क्या होगा कि आप इसको पढ़ लेंगे तो आप ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे. आप भी, आपके असाइनमेंट्स आएंगे तो असाइनमेंट के लिए आप लिख पाएंगे, एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी. ठीक है, एक साथ सब पढ़ने जाएंगे ना तो फिर बहुत मुश्किल होता है. अगर आपने अभी समझ लिया, लास्ट में केवल आप रिवाइज कर लेंगे तो बहुत फास्टली उसको रिवाइज कर लेंगे एग्जाम टाइम में. लेकिन एग्जाम टाइम में आप इसको शुरू से पढ़ेंगे तो आपको इसको समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है.